Hello dear students. In my previous episode, I have meant the students those who belong to physics, chemistry, maths stream, or the students those who are much interested in maths along with the physics and chemistry. This time I am going to meant the students those who are much interested in bio along with physics, chemistry, the students those who are much interested and planning to set their careers in that section. Then you have a lot of career objectives. बिकॉज a few of the students, many of the students जानते ही नहीं है कि करना क्या है इसके बाद. सपोज़ आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप एक नीट का एग्ज़ाम में बैठा, पैरामेडिकल वगैरह के एग्ज़ाम में बैठा, आप सपोज़ डिस्क्वालीफाई हो गया या फिर आपको बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उसके बाद आप डिसअपॉइंट हो जाते हो कि इसके बाद हमको करना क्या है, कुछ नहीं, बस मेरे लिए कुछ बचा नहीं है. सो यू प्लीज़ डोंट वरी, because there are lots of career objectives. So in order to explore, in the exploration of your knowledge, I am going to ment you, give you some suggestions what are the career objectives, that means the options which you have got in that section. So first of all is what, एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, वो नीट का एग्ज़ाम. जैसे मैंने अभी बताया कि आप उससे वेल अवेयर हो, तो नीट के एग्ज़ाम में बैठो. AIPMT पैरामेडिकल के कोई अच्छा सा एम्स वाला कॉलेज मिल गया, तो फिर आप वहाँ से एक बेहतर डॉक्टर बन के निकलोगे, बेहतर प्रैक्टिशनर बन के निकलोगे. सो दैट इज़ द फर्स्ट वन, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द बेसिक्स, दैट इज़ क्लास 11, 12. हर सब्जेक्ट के लिए वो बेसिक क्लासेस है, ये 2 क्लासेस बेसिक क्लासेस है. हर स्ट्रीम के लिए वो 2 क्लासेस बेसिक क्लासेस है. दिस इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू, एम्फेसाइजिंग माई ईच एंड एवरी एपिसोड. I am emphasizing you to focus on the syllabus with the competitive attitude, especially in class 10+2. और यदि वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गया, सपोज आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल नहीं पाया, तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है, सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप एक बार ट्राई करो BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी. BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी, एज वी नो, अभी हम लोग सुधा, अमूल्या, अमूल, बहुत सारा ऐसा कंपनीज़ है, देर आर मल्टीपल्स ऑफ कंपनीज़ जो डेयरी प्रोडक्ट बना के हमको देती है और हम लोग उसको खाते पीते हैं. तो आप उसमें भी आप करियर ऑब्जेक्टिव बना सकते हो. उसमें भी केमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है, लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है. तो आपका वहाँ भी टेक्नोलॉजिकल माइंड की ज़रूरत होती है वहाँ भी. तो आप यदि BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी में यदि आप चले गए, तो आप एक बेहतर पर्सनालिटी बन के निकलोगे, आपका करियर वहाँ सेट हो सकता है. ओके, सो दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन. BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी में करने के बाद आप वहाँ से MSc भी कर सकते हो और उसके बाद MBA भी कर सकते हो. आप वहाँ से बिजनेस की तरफ भी जा सकते हो, MBA वगैरह करके किसी कंपनीज़ में सेट हो सकते हो. और वहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ है डेयरी प्रोडक्ट की, वहाँ पर भी मैनेजर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी आपका करियर सेट हो जाएगा. सो दिस वॉज द सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज़ व्हाट, B फार्मा. आप B फार्मा कर लिए, तो सबसे पहले आप समझो कि B फार्मा होता क्या है. आपने देखा होगा, सपोज नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो एक MBBS डॉक्टर एक अच्छा एम्स के कॉलेज से बन के निकलता है, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है. तो प्रैक्टिस करता है, दैट मीन्स उसके पास अपना लेटर हेड होगा, उसका कंपनी का लेटर हेड होगा. उस अपने लेटर हेड पर प्रिस्क्राइब कर सकता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है. वो मेडिसिन रख नहीं सकता है, वो दैट इज़ ओनली द डिग्री टू राइट द मेडिसिन. पेशेंट्स का सिम्टम्स को जान करके वो मेडिसिन लिख सकता है. वो मेडिसिन वो बेच नहीं सकता है, मेडिसिन रख नहीं सकता है अपने दुकान में. तो उसके लिए अगला प्रोसेस क्या है कि B फार्मा के पास जाता है. वो फार्मासिस्ट, किसी फार्मासिस्ट केमिस्ट के पास जाता है. वो दवा लिख नहीं सकता है, वो केवल दवा रख सकता है, दवा का वो सेलिंग कर सकता है. तो दैट इज़ द कोर्स ऑफ फार्मासिस्ट, वो होता है B फार्मा. आप वो B फार्मा की डिग्री आप ले लेते हो, B फार्मा एक अच्छे से कर लेते हो, तो आप मेडिसिन्स की अच्छी जानकारी आपकी हो जाएंगी और आप कोई अच्छा सा मेडिकल शॉप चला सकते हो, एक कंपनी आप चला सकते हो, मेडिसिन्स की कंपनी चला सकते हो, वहाँ बना सकते हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो. तो ये B फार्मा है. B फार्मा, फिर उसके बाद M फार्मा है. या फिर यदि आपको सपोज़ आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आप एक बढ़िया डॉक्टर नहीं बन पाए, तो RMP का डिग्री यदि आपके पास है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द B फार्मा एंड दिस रजिस्टर्ड मेडिकल परमिट और RMP. ओके,
सो दिस इज़ द थिंग, छोटे छोटे लेवल के आप डॉक्टर भी बन सकते हो और इसमें आपकी कमाई ठीक ठाक होगी। मतलब आप एक अच्छा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की पर्सनालिटी में आप रह सकते हो। दिस इज़ द थिंग। इससे आप MBA के लिए भी जा सकते हो, इसके बाद मास्टर्स के लिए आप MBA की तरफ भी जा सकते हो, इसमें भी ऑप्शंस है MBA के लिए। सो दिस वाज द सेकंड थिंग। ना तीसरा करियर ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, बैचलर इन एग्रीकल्चर। आप बैचलर, सपोज द स्टूडेंट्स सी जूलॉजी एंड बॉटनी, दो तरह के सब्जेक्ट्स उसमें भी होते हैं एज यू नो। जूलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्ट यदि आपको बॉटनी में हो गया तो आप बॉटनी की तरफ से, बॉटनी में इंटरेस्ट है तो आप एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हो। तो BSc एग्रीकल्चर, दैट मीन्स बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, आप उसमें भी अपना करियर बना सकते हो। अभी आजकल तो हर ब्लॉक में एग्रीकल्चरल एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट भी उसकी बहाली देती है। तो आप एक अच्छा एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हो और एग्रीकल्चर की तरफ आप अपना करियर को सेट कर सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग। और उससे MSc इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, और उसके बाद भी आप MBA की तरफ जा सकते हो। मतलब बिजनेस MBA की तरफ आप उसके बाद भी जा सकते हो, उसके बाद भी MBA का ऑप्शंस है आपके पास। दिस इज द थिंग। नाउ फोर्थ थिंग इज व्हाट, द नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद MSc भी है बायोटेक्नोलॉजी से, आप MSc भी कर सकते हो। जो भी मैं अभी बता रहा हूँ इसमें से किसी भी सेक्टर के थ्रू आप जाओगे तो फिर लास्ट में कहीं आप जाओगे, वहाँ पर सारा एक जगह फिर मिल जाता है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि फिर उसके बाद क्या करना है। यदि उसके बाद ये सब करने के बावजूद यदि आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप सक्सेस नहीं कर पाए, तो इसके बाद भी करियर ऑब्जेक्टिव बचता है जो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊँगा, सब बता देने के बाद। BSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारे चीज़ भी उसमें है, उसके तहत ये सारी चीज़ें भी हैं। उसके बाद फिर MSc इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब आप पशुपालन भी कर सकते हो, हिंदी में उसको ऐसे कह सकते हो कि पशुपालन कर सकते हो। इसी तरह का कॉमर्शियल बिजनेस आप उसमें कर सकते हो, MBA वगैरह करके, उसमें भी MBA है, MBA वगैरह कर करके उसका भी उसके बाद भी MBA है। और किसी भी एनिमल्स का, किसी भी एग्रीकल्चर का किसी भी पार्ट का आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारा डिग्री आपके पास है तो आपके पास इतना ऑप्शंस बनते हैं। दिस इज़ द थिंग। या फिर किसी ऐसे बहुत बड़ी कंपनी जो ऐसे चल रही है उसमें आप एक जॉब भी कर सकते हो, उसमें आपको जॉब मिलेगा। दिस इज़ द थिंग। बड़े पैमाने पर जहाँ चल रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ एनिमल हस्बेंड्री का जॉब है, तो वहाँ पर आपका करियर सेट है और वहाँ काफ़ी प्रेस्टिजियस लाइफ है, रिस्पेक्ट है, पैसा भी है, हर चीज़ है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ द MLT, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, दैट मीन्स ब्लड चेकअप वगैरह करना, ये सारे भी है। ये मतलब प्रैक्टिशनर के साथ एडिशनल होकर ये सारे लोग काम करते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसमें भी एक प्रेस्टिजियस जॉब है। कहीं बहुत अच्छी कंपनी चल रही है जहाँ पर लोग ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर आप जाके सर्व कर सकते हो, उसमें आप अपना सर्विस दे सकते हो। अदरवाइज़ आप खुद का लैब खोल सकते हो, तो उसके लिए आपको DMLT है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसके तहत बस केवल आप किसी के यहाँ जाके काम कर सकते हो। डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आप जा कर के काम कर सकते हो। दैट मीन्स आप वहाँ पर एज अ एम्प्लॉय आप वहाँ काम कर सकते हो। यदि आपने BMLT कर लिया, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो फिर आपके पास चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप एक अपना ओन कर सकते हो। मास्टर्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन आप यदि आप कर लिए तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक काम होते हैं, वो आप कर सकते हो। ओके, बहुत सारे डॉक्टर से आप टाई अप करके वहाँ पर आप अपना लैब चला सकते हो। तो MMLT करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन बनते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट, यदि आप बायो में इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और मेडिकल साइंस की तरफ ही आपको जाना है, तो सपोज़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, आपने एक वक्त में आप यदि सपोज़ कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल नहीं पाया, आप बाद में फिर आपको पढ़ने की मर्जी हो गई, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS मास्टर ऑफ सर्जरी, सारी चीज़ें आप कर सकते हो फर्दर स्टडीज़ कर करके। उसके बाद फिर आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप खोल सकते हो। आप ऐसे गवर्नमेंट के परमिशन से आप अपना
हॉस्पिटल आप रन कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स। या फिर यू वांट टू बिकम एनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो फर्स्ट का MBBS का फर्स्ट 3 साल जो होता है वो कॉमन स्टडीज़ करनी होती है। फिर उसके बाद लास्ट आखिरी का 1 साल 2 साल जो होता है वो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है। उसमें ऑर्थोपेडिस्ट है, न्यूरो साइकाट्रिस्ट है, BDS है, MDS है एंड मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, ये सारे आप करके आप स्पेशलिस्ट हो सकते हो। ENT स्पेशलिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप डायलिसिस वगैरह का कोर्स भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसप्लांटेशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं जो आप कर सकते हो फर्दर। इनमें से किसी एक सेक्टर से आप गए एंड इसमें से अब तक यदि आपको कोई सक्सेस नहीं मिला, ये सारे करने के बाद भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं अभी भी स्टडीज़ में, तो फिर उस वक्त आप एक और काम कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट, टीचिंग। क्योंकि इतना साल से जो आपने 10, 12, 15 साल जो आपने पढ़ाई किया है, स्टडीज़ किया है, तो इसके बाद एक आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो इस नॉलेज को आप यूटिलाइज कर सकते हो टीचिंग में, सर्व कर सकते हो दूसरे को बता करके, दैट इज़ द टीचिंग। टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अच्छा नेट वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर करके, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर करके आप टीचिंग कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, कॉलेज का लेक्चरर बन सकते हो। उसके बाद आप साइंटिस्ट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। उसके बाद आप अपने मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स। और इतना ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली आपके पास एक लैब होगा, आप अपने लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, कुछ गवर्नमेंट को कुछ हेल्प करते रहिए। सो दिस इज़ द थिंग। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्लास 11-12 की स्टडीज़ पर। ये 11-12 के क्लास को पढ़ने के लिए, स्टडीज़ करने के लिए, सपोज़ यदि आप 11-12 से नीचे हो तो क्लास 9-10 की स्टडीज़ को बहुत अच्छे कर लो। स्पेशली मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सपोज़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायो, तो ऑब्वियसली आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड रहोगे। आपके लिए सबसे टफ उस वक्त फिजिक्स लगेगा, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स से रिलेटेड है एंड फिजिक्स में मैथ्स का एप्लीकेशन है। और द स्टूडेंट्स दोज हु आर इन बायो सेक्टर्स, मैथ्स करीब उन लोग इग्नोर कर ही देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए आपको फिजिक्स तो रहना ही रहना है, तो फिजिक्स में आपको मेहनत करनी होगी काफ़ी अच्छे तरीके से। सो दीज आर द थिंग्स जिस पर आपको ध्यान देना है हमेशा। तो द स्टूडेंट्स दोज हु हैव सिलेक्टेड, द स्टूडेंट्स दोज हु हैव टेकन बायो, और द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्लानिंग टू टेक बायो एज देयर करियर ऑब्जेक्टिव, द सब्जेक्ट ऑफ देयर करियर ऑब्जेक्टिव्स, कीप इन माइंड दीज थिंग्स। मैं फिर से अब फिजिक्स की टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। अब सेशंस आ रहे हैं, 11-12 के नए टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब सेशंस आ रहे हैं, सेशंस का एंड हो रहा है। अब नए सेशन में मैं रेगुलरली एक क्लास 11th के द चैप्टर वेक्टर से स्टार्ट करूँगा। जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स का वेट करते हैं उनसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। मेरी कोशिश रहेगी आपको फ्रीक्वेंटली वीडियो देने की, और आप मेरे फेसबुक अकाउंट में या फिर इंस्टाग्राम में कहीं पर जाके आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक, स्पेशली फिजिक्स का, दैट पर्टिकुलर टॉपिक आई विल टीच यू। कॉलेजेस में एडमिशन जून के बाद होते हैं, या फिर स्कूल्स में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जून के बाद एडमिशन्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि 10th क्लास का हर एग्ज़ाम, ICSE, CBSE एंड स्टेट बोर्ड, ये तीनों एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएंगे तो अगले दिन से मेरा एक एपिसोड चलेगा जो फिजिक्स का वेक्टर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर चलेगा वो कंटिन्यू चलेगा, उसको आप अटेंड करते रहो। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में एडमिशन्स तो जून जुलाई से ही होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक्स स्टार्ट कर दूंगा, आप अटेंड कर